ईरान अमेरिका के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है। इस तनाव के बीच एक खबर आई है। खबर ये है कि उन दोनों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच एक डील हुई है। क्या डील के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जो संघर्ष है वो रुक जाएगा? क्या इजराइल का इंटरफेयर होगा? कई सारे सवाल हैं। पाकिस्तान का कितना इंटरफेयर रहा है इस चीज़ को लेकर, और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं और टीवी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं मनीष झा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है सर कि रुकेगा युद्ध, या फिर से ये कोई ना कोई एक कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉलीपॉप टाइप दिया है ईरान को लेकर? शुक्रिया बरकत और टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि हर बात को लेकर बहुत सारी सूचनाएं देते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक महान ऐतिहासिक काम कर दिया है कि अब डील होने को जा रही है। लेकिन कायदे से अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इस डील में किन बातों पर सहमति हुई है। वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान के बाद जब ईरान के साइड से ईरान के विदेश उपमंत्री उन्होंने जब इसकी पुष्टि की कि हाँ, हम डील साइन करने जाएँगे, फ्राइडे को स्विट्ज़रलैंड में डील करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बीच इस बात की सहमति हुई है कि $12 बिलियन का हमें जो है सो हमारे एसेट्स फ्रीज़ जो थे वो डिफ्रीज़ किए जाएँगे, हमें $12 बिलियन मिलेंगे। अमेरिकन साइड कह रहा है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसके बाद मसला आता है लेबनान का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर और ईरान हर कोई यही कह रहा है कि लेबनान भी इस मुद्दे में शामिल है। इज़राइल कह रहा है नहीं जी, लेबनान के मामले में अमेरिका कौन होता है बात करने वाला? हम तो इस पूरे प्रोसेस में ही कहीं नहीं हैं। अब ये 2 चीज़ें देखिए, मतलब अगर ईरान को आप कम से कम, वैसे ऐसा नहीं है कि ईरान किसी से भीख माँग रहा है, लेकिन वो ईरान की ही संपत्ति है जिसको फ्रीज़ करके रखा गया था। अगर उस ईरान की संपत्ति में से अगर कम से कम $10-12 बिलियन आप देंगे तभी तो लगेगा ना कि गुडविल गेस्चर है। आप वो भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर मुझे तो ये लग रहा है कि पहले तो देखिए 19 जून तक अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम ऐसे दौर में गुज़र रहे हैं जहाँ पर अगले 4 घंटे बाद क्या होगा, 6 घंटे बाद क्या होगा, वो किसी को नहीं पता है। हम इस तरह की वैश्विक राजनीति को देख रहे हैं। खुद ट्रंप ही पलट जाते हैं कब किस बात से लेकर। और वैसी स्थिति में 19 जून तक का समय तो मुझे बहुत बड़ा-सा दिखता है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ पहली नज़र में कि अमेरिका और ईरान का तो नहीं पता, लेकिन बाकी दुनिया के लिए राहत की बात है अगर कोई डील साइन इनके बीच हो जाती है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा तो भारत समेत दुनिया के कोने-कोने में जो अभी गैस और तेल की किल्लतें हो रही है, उससे राहत मिलेगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात करें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में बोला गया, ट्रंप का भी बयान आया कि कमर्शियल जहाज़ों को खोल दिया जाएगा, उसके लिए रास्ता दिया जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, ईरान साइड से तो ये कहा जा रहा है कि लोग अब टोल देंगे, जब जहाज़ जाएँगे तो वो उनको टोल देना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि ये तो तय नहीं हुआ है कि फ्री में आने-जाने दिया जाएगा। हुँ, और वैसे भी ये माना जा रहा है कि 28 फरवरी से पहले की जो स्थिति थी हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, अब ईरान और ओमान ऐसा होने नहीं देंगे। हुँ, तो क्या मतलब भारत के जो जहाज़ तेल या गैस लेकर आएँगे, तो क्या हम टोल टैक्स देंगे? हुँ। हमने कहा है कि हम नहीं देंगे और ऐसा दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देगा। तो फिर तो वहाँ भी एक कन्फ्यूज़न है। तो दिक्कत ये है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप इज़राइल के बिहाफ़ पर और बाकी दुनिया के बिहाफ़ पर अगर ईरान के साथ कोई डील कर लेता है, मान लीजिए अमेरिका और ईरान में ये सहमति बन जाती है कि ठीक है, वहाँ से जो जहाज़ जाएगा वो आपको टोल टैक्स देगा। तो जो जहाज़ जिसके जहाज़ होंगे, मेरे आपके जहाज़ होंगे, भारत के, चीन के या बांग्लादेश के या दूसरे और देशों के जहाज़ होंगे, वो टोल टैक्स देने को राज़ी नहीं हुआ तो कौन मनवाने जाएगा? ईरान मनवाने जाएगा कि अमेरिका मनवाने जाएगा? तो दिक्कत ये है कि ये मामला इतना जटिल है जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ओवर सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकता है। हाँ, ये बात है उनको बर्थडे मनाना था, बर्थडे का केक वो एक वाशिंगटन में काट ही रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि चलो यूरोप में जाकर एक केक काट लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ इसलिए कि बर्थडे का केक काटने के लिए उन्होंने ईरान को भी इनवाइट किया है, उससे ज़्यादा फ़िलहाल नहीं दिखता है। मतलब मैं हार्श हूँ इस बारे में कहने के लिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इस डील की इससे ज़्यादा लेजिटिमेसी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इस डील को लेकर नेतन्याहू का रुख कैसा रहा है? कहीं न कहीं वो नाराज़ भी नज़र आए हैं, ऐसा कुछ? देखिए, सीधी-सी बात है कि ईरान और इज़राइल 2 ऐसे मुल्क हैं जो एक-दूसरे को ना केवल नापसंद करते हैं, बल्कि उस हद तक नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि इज़राइल को जीने का हक, रहने का हक नहीं है, और वो भी कहते हैं कि हम ईरान के रेज़ीम को ख़त्म कर देंगे। तो अब इसमें तो कहीं से कोई कमी नहीं आई है। हुँ, तो फिर हम क्यों ये उम्मीद करें कि ईरान और इज़राइल आपस में लड़ेंगे नहीं? बल्कि इस डील के अनाउंसमेंट से कुछ घंटे पहले की बात है, मतलब 4-6 घंटे पहले की बात है, जब ईरान ने अमेरिका को कम्युनिकेट किया कि देखिए, इज़राइल लेबनान पर अटैक कर रहा है,
बेरूत में दाहिया पर अटैक, बहुत भारी अटैक हुआ था। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं अटैक करने के लिए, हम बदले की कार्रवाई करेंगे, हम इज़राइल पर मिसाइल से हमला करने जा रहे हैं। तो बल्कि और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात जिस समय डील अनाउंस कर रहे थे, तो ईरान के विदेश उप मंत्री ने ही कहा कि हम तो इज़राइल पर हमला करने जा रहे थे रात में और इसके दबाव में ट्रम्प साहब डील करने को राज़ी हो गए। अच्छा, दूसरी बात, आईडीएफ ने अपने लोगों को मतलब सरकार को, सेना को, होम फ्रंट कमांड को कहा था कि हमने जो लेबनान पर अटैक किया तो बदले में अब ईरान के मिसाइल आने वाले हैं, तो अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि अगर चाहे हिजबुल्लाह से रॉकेट आए, तो फिर आईडीएफ हिजबुल्लाह के कार्रवाई के नाम पर लेबनान पर अटैक करेगा और अगर ईरान से अटैक हुआ, तो फिर नेतन्याहू ट्रंप की नहीं सुनेगा, पिछले हफ्ते हमने देख लिया है। तो फिर इज़राइल ईरान पर स्ट्राइक करेगा, तो जब ईरान इज़राइल पर स्ट्राइक करेगा, इज़राइल ईरान पर स्ट्राइक करेगा, तो शांति बीच में कहाँ रही? शांति ही नहीं रहेगी। तो ये डील कैसी डील है जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा किसी और के समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे कहें कि फिर ईरान इसमें क्यों जॉइन कर रहा है, तो देखिए ईरान तो शुरू से कह रहा था कि हम बातचीत करेंगे, उनको बातचीत करने का मौका मिला है। लेकिन मैं एक बात ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात ईरान के उस जो सुप्रीम लीडर रहे थे अयतुल्लाह अली खamenei कहते थे कि आप अमेरिका पर कभी भरोसा ना करो, कि आपको एक जाल में फँसाया जा रहा है। मुझे बताइए कि ईरान का जो 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है, वो कहाँ है अभी? किसी को नहीं पता है, अमेरिका को भी नहीं पता, इज़राइल को भी नहीं पता कि जंग के दरमियान उन्होंने कहाँ किस जगह शिफ्ट करके रखा है, कोई हवा नहीं लग रही है। अब उसके बारे में कैसे आपको जानकारी मिलेगी? जानकारी तब मिलेगी जब आप किसी बहाने उनसे बातचीत में एंगेजमेंट होगी, कहीं कुछ मूवमेंट होगी, कहीं कोई हलचल दिखाई देगी। उसी तरह ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei अभी कहाँ हैं? किसी को नहीं पता, क्योंकि उनसे बहुत गुपचुप तरीके से बात की जा रही है। तो डील के बहाने ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के स्पीकर आएँगे, कुछ-कुछ हलचल होगी, कुछ कम्युनिकेट किया जाएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर से संपर्क किया जाएगा, ये सब तमाम तरह की गतिविधियाँ होगी और इसी हलचल का अमेरिका और इज़राइल को इंतज़ार है। मतलब मैं जितना इज़राइली तौर तरीके को समझ पाता हूँ, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि इस डील के बहाने जो गतिविधियाँ होगी, हलचल होंगे, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना भी इज़राइल का मकसद हो सकता है।